अस्सलाम वालेकुम। इंडिया को पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप हरा दिया है और बड़ी मुबारक हो पाकिस्तानी फैंस को। हमें मुबारक हो। और सॉरी फॉर इंडिया, लेकिन ये कि हमारे प्लेयर्स ने आज बेटर क्रिकेट खेली। और बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन के ऑपोजिट हो गया। क्योंकि मैं जो असेस कर रहा था पिछले मैचेस में, हमारे जो इंडिया से हुआ उसके अलावा जो हम दूसरी टीम से खेल रहे थे और इंडिया दूसरी टीम से खेल रहा था, एक असेसमेंट लेता है बंदा। तो मुझे नजर आ रहा था कि हमारी बॉलिंग, चलो हम खुद कह सकते हैं कि काफी हद तक अच्छी है, लेकिन हमारी बैटिंग में सिवाय समीर मिन्हास के कोई ऐसा खास प्लेयर दिख नहीं रहा था। थोड़ा सा उजैफा एहसान वगैरह दिख गए, उस्मान खान का थोड़ा बहुत टैलेंट दिख गया, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही थी अदर देन फ्यू प्लेयर्स। बैटिंग में ये नहीं लग रहा था कि कोई हर प्लेयर जो है वो कट फॉर रोल टाइप का प्लेयर है कि जी उसको जो नंबर दिया गया है वो वहां परफॉर्म करके देगा, ऐसा नहीं था। इंडिया की टीम में ऐसा है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई एक आधी दो विकेट जरूरी गिर गई हमारी शुरू में तो मैच हाथ से निकल जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है आज का दिन लिखा ही पाकिस्तान के लिए था। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये बनी है कि इंडिया ने टॉस जीत के पहले पाकिस्तान को बैटिंग दे दी। ये तो पहला ब्लंडर नंबर वन था। उसकी वजह ये है कि भाई आप पहले भी खेल चुके हो यहाँ पे। विकेट्स हार्ड होती हैं, धूप के वक्त अच्छा खेलती हैं, जैसे जैसे शाम होती जाती है बैटिंग मुश्किल होती जा रही है। ये तो पहले मैच में प्रूफ हो गया। तो उसके बाद जो है वो इंडिया को क्या सूझी कि इंडिया ने जो है वो पहले हमें बैटिंग दे दी। मुझे यहाँ पर ना कहीं एक चीज होती है कि अपनी स्किल्स पे कॉन्फिडेंस होना, एक होती है आदमी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि जी अगर हमें इन्होंने ये 240 पे पकड़ लिया था तो हम जो है वो तो इनको, इनकी बॉल बैटिंग तो वैसी हल्की है, तो हम भी इनको 200-250 रन के आसपास पकड़ लेंगे और फिर हम आराम से अपना 5 साढ़े 5 के हिसाब से रन चेस करके निकल जाएंगे। ये एक ओवर कॉन्फिडेंस था जिसकी वजह से बॉलिंग ली गई है कि जी हम तो चेस कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, बड़ी बैटिंग पड़ी है। वो एक प्लेयर ने उनके 200 भी किए हुए थे, जो अभिज्ञान कुंडू जो बीच में आता है। और बाकी ऊपर भी अच्छे रन कर रहे थे सारे के सारे, जो एरन जॉर्ज अच्छी फॉर्म में था, सारे ही फॉर्म में थे। तो एक ओवर कॉन्फिडेंस मुझे नजर आया कि कर लो जी, बैटिंग जितनी करनी है हम चेस कर लेंगे, ये वाली सोच नजर आई। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के बीच में एक थिन लाइन है ना, आज वो इंडिया ने क्रॉस की है। उसकी वजह से पे किया है इन्होंने आज। अगर आप टॉस जीते थे, द बेस्ट शॉट वाज टू पोस्ट द स्कोर, पोस्ट द टोटल ऑन द बोर्ड। पाकिस्तान तो चेजिंग में वैसे ही बुरा है। अगर आपने कोई 250 पौने 300 लगा, हम तो 240 चेज नहीं कर पाए थे। इमेजिन अगर कोई 260 270 लग गए होते, 280 लग गए होते, पाकिस्तान शायद फेल हो जाता। पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लो, जब इंडिया को हराया है, ठीक है ना, तो हमेशा पहले बैटिंग करके स्कोर मारा है। अदर देन एक T20 जो हमने 150 रन पे पकड़ लिया था, वो उसकी वजह ये थी कि हमने 150 रन पे पकड़ लिया था इंडिया को, 2021 वाला जो मैच था। उसके अलावा हमने हमेशा जब भी पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जीता है तो पहले बैटिंग करके जीता है। उसकी वजह क्या है कि हम जब स्कोर बोर्ड बोर्ड पे लगा देते हैं, फिर हमारी बैटिंग बॉलिंग के पास इतनी फायर पावर होती है कि हम आसानी से स्कोर रोक लेते हैं। ये हमारी हिस्ट्री रही। तो आपने तो हमारे ही फेवर में फैसला दे दिया बैटिंग पहले दे के भाई, ठीक है। तो पहले तो एक ये स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया ने गलती करी, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की लाइन को क्रॉस कर दिया। ये गलती पहली। दूसरी भाई जो चीज हुई है वो ये हुई है कि जो हमारी जो बैटिंग में एक ऊपर चेंज हल्का सा आज किया, और मेरा ख्याल है कि वो जो जैसे कहते हैं ना, एक थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट क्रिएट किया है सरफराज ने पाकिस्तान टीम में इंडिया के लिए। और वो ये था कि जो हमजा जहूर था उसे ऊपर कर दिया। ये डेफिनेटली जो भी टीम होती है वो प्लान करके आती है कि जी ये एक पहला बैट्समैन आएगा, वो लेफ्ट आर्म है, दूसरा राइट आर्म है, तो हम इनको यूं 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 बॉल करेंगे। हर कोई प्लान करके आता है। उनका वहां थोड़ा सा प्लान डिस्टर्ब हुआ, और जब उसने आते ही पहले ओवर में चार्ज किया ना, तो इनका थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ऊपर गया है। या भाई ये क्या हो गया, ये तो जीतने आए हैं। तो यहाँ से जो है ना, मैच में हीट क्रिएट हो गई थी। उस हीट क्रिएट उस बच्चे ने की थी, हमजा जहूर ने।
वो आउट तो हुआ 18-20 रन पे, लेकिन उसने वो एक सिग्नल दे दिया था कि भाई वी आर हियर टू विन, और एक सरप्राइज एलिमेंट क्रिएट कर दिया था कि ये बंदा तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये तो नीचे खेलता था ऊपर कैसे आ गया। तो ये एक बहुत आप कह सकते हैं बैकफायर भी कर सकता था और बहुत अच्छा मूव भी हो सकता था। वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा पे ऑफ किया पाकिस्तान को। ठीक है, पाकिस्तान ने 30-35 रन पे, मेरा ख्याल है 39 पे विकेट खोई है पहली, हाँ 31 पे खोई थी, लेकिन 31 तक भी हम अच्छा खासा तेज जा रहे थे। तो एक तो ये चीज थी। दूसरा फिर जो शो को मेला जो लूट के ले गया, उस प्लेयर का नाम था समीर मिन्हास। भाई मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोलना चाहता, लेकिन मुझे इसकी बैटिंग थोड़ी बहुत ना, आप जैसे कहते हैं ना कि वो, मैं नाम लूंगा तो फिर लोग बोलेंगे गलत कंपैरिजन में डाल दिया, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं वो विराट कोहली एलिमेंट नजर आया इसके अंदर। विराट कोहली एलिमेंट क्यों कह रहा हूँ मैं, वो इस वजह से कह रहा हूँ कि एक प्लेयर जो कि पूरी तरह चौके लगा ले मेरिट पे, बॉल के कट शॉट, कवर ड्राइव, ये वाला ग्लांस, सीधा पुल शॉट, स्वीप, तो सारे चौके हर पूरे ग्राउंड में ले सके, ठीक है, स्ट्राइक रोटेशन कर सके, और फिर जरूरत पड़ने पे बॉल की मेरिट पे छक्के मार सके। ऑफ का बॉल ऑफ पे जा रहा है, सीधा बॉल सीधा जा रहा है, इधर वाला बॉल इधर जा रहा है, फिर रिवर्स स्वीप कर रहा है, पेडल स्वीप मार रहा है। तो मैं विराट कोहली से तो नहीं मिला सकते, वो तो खैर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑल टाइम ग्रेट्स में आते हैं वो, मैं लेकिन मैं एक बार कह रहा हूँ कि एक यंग, मुझे उसमें जो है ना वो जो शॉट्स की रेंज थी वो नजर आई, जैसे विराट कोहली खेलता था उसकी वो वाली रेंज नजर आई मुझे, कि एक तो कंट्रोल है बॉल पे, दूसरा ये कि सारे शॉट्स जो हैं वो क्लियर हैं, क्लीन शॉट्स हैं, जैसे हम आदत है हमें देखते हैं विराट कोहली के शॉट्स। तो मुझे कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उसका कंपैरिजन लगा ऐसे। आई डोंट नो, गलत मैं कोई, मैं क्लास को नहीं कंपेयर कर रहा किसी तरीके से, बट मैं प्लेइंग स्टाइल को कंपेयर कर रहा था कि यार वो जो शॉट्स हम देखने में हमें खूबसूरती और वो जो मेरिट शॉट्स की नजर आती है ना, और एक प्रोसेस नजर आता है इनिंग का, वो इस लड़के में मौजूद था। तो तो ये चीज मुझे उसकी अच्छी लगी। और दूसरा ये कि भाई 100 जब तक किया था ना तब भी मैच इंडिया पकड़ सकता था, लेकिन जब उसने 100 के बाद फेंकना शुरू किया ना छक्के, आय हाय हाय, एक तो 100 बॉलों पे 70 बॉलों पे 100 कर गया बच्चा, उसके बाद फिर उसने जो उसके बाद जो छक्के मारने शुरू किया ना, वहां से उसने गेम वन साइड ऑलरेडी कर दिया था, ठीक है। 42 बॉलों में मेरा ख्याल है हम 200 पे 300 कुछ पे खड़े हुए थे, कितने रन पे खड़े हुए थे मुझे याद नहीं है सही तरीके से, लेकिन ये कि हम जो है वो, हाँ 43 ओवर्स में हम 300 पे खड़े थे। तो बाकी 4 ओवर में हम वहां से, बाकी 7 ओवर में हमने सिर्फ 40 रन बनाए हैं, हमने कोई अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है उसके बाद। तो बेसिकली जो आसपास सबने अच्छे रन किए, लेकिन जो एक प्लेयर जिसने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया ना इंडिया की बॉलिंग को, वो समीर मिन्हास मिन्हास ही था। समीर मिन्हास एक न्यू राइजिंग स्टार है भाई पाकिस्तान का, और इस पे बातें होंगी अभी, हम भी करेंगे, दुनिया भी करेगी, और करनी भी चाहिए। हर तरीके से एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा एसेट बनने जा रहा है ये बच्चा। ऐसी परफॉर्मेंस दे दी है कि आउट ऑफ द ब्लू, एक्सपेक्टेड नहीं था। आप एक अच्छे प्लेयर से पाकिस्तान में मैक्सिमम 50-60 रन एक्सपेक्ट करते हैं, 100-80, बस 170, और वो भी इतने हाई प्रेशर गेम में हाई क्वालिटी साइड के अगेंस्ट, ये अनप्रेसिडेंटेड है भाई, ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। अच्छा, बहुत से लोगों को जिनको नहीं पता होगा कि अ, समीर मिनाज है कौन, भाई ये अरफात मिनाज का भाई है। अरफात मिनाज वही है जिसने इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में 25 रन किए थे और 2 विकेट ली थी स्पिन पे, और वो ही पहला बंदा था जिसने विकेट लेके ब्रेक थ्रू दिया था, तो फिर वहां से आउट होने शुरू हुए, फिर सुफियान वकीम ने आउट किया। तो इमर्जिंग एशिया कप की विनिंग टीम में इसका भाई था अरफात मिनास, और वो पाकिस्तान की टीम से 1 या 2 T20 खेल भी चुका है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि वो टीम को, पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेगा। लेकिन पीछे पीछे भाई इनके छोटे भाई भी आ गए हैं, समीर मिनाज, और ये जरा ज्यादा तेज भाग रहे हैं।
समीर मिन्हास के लिए आगे से क्या प्लान होना चाहिए? पहले तो मुझे एक चीज़ ये अच्छी लगी कि एक वीडियो आई है पीसीबी पे, इसमें हमारे चेयरमैन साहब ने जो है वो एक तरीके, क्योंकि चेयरमैन एसीसी चेयरमैन भी हैं और हमारे बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, तो उन्होंने जो है बाकायदा ये कहा कि भाई पीसीबी ने अडॉप्ट कर लिया इस बच्चे को। तो वो मुझे जुमला बड़ा अच्छा लगा। ये अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से इस बच्चे को एक पूरी प्लानिंग दी जाए, 1 साल की या 2 साल की। टीम में तो आना ही है इसने, इसको अब रोक कोई नहीं सकता। ठीक है ना, हम नाम नहीं लेंगे तो इंडिया नाम लेगा। ठीक है ना, तो इस क्योंकि उन्होंने खा लिया मार, तो वो तो खुद बोलेंगे भाई वो बच्चा कहाँ है, अगर नहीं आया तो ये। तो पहली चीज तो ये है कि ये आइडेंटिफाई हो गया। दूसरी बात ये है कि अब इसको एक ऐसा प्लान देना है 1 या 1.5 साल का, जिसके बाद ये पाकिस्तान टीम का परमानेंट मेंबर भी बन जाए और आगे फिर पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस निकाले। ये बहुत रन करेगा भाई। मैंने इसकी टोटल रेंज ऑफ शॉट्स, इसके कंट्रोल, इसका बैटिंग स्टाइल, वो सब कुछ मैंने देख लिया है। ये बहुत रन करने वाला प्लेयर है, बहुत मारेगा ये आगे चल के। और ये उसी तरीके से मारेगा कि जैसे वो वाला होता है ना कि जैसे जैसे फखर जमान खेलता है, ऑफ का बॉल आया लेग पे घुमा दिया, तो ऐसा प्लेयर नहीं है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बॉल की मेरिट पे खेल रहा था, बॉल अगर ऑफ की है तो वो यहाँ जा रहा है, बॉल सीधी आई है तो वो लॉन्ग ऑन जा रहा है, बॉल इधर आई है तो इधर जा रहा है, बॉल अगर बाउंसर आई है तो वो पुल जा रहा है। तो हर बॉल को उसकी मेरिट पे खेलने वाला जो प्लेयर होता है ना, तो इस प्लेयर को आप कह सकते हो ही इज ही हैज द पोटेंशियल टू बी अ 3 फॉर्मेट प्लेयर। पोटेंशियल अभी बन नहीं गया है। बनाने के लिए इसको आपको पूरा एक दफा कायदे वो क्या कहते हैं डोमेस्टिक के एक पूरे सीजन का चक्कर दे दो उसको, मैं बता रहा हूँ ये प्लेयर बन जाएगा। हमारे डोमेस्टिक के सीजन में क्या क्या आएगा? हमारे डोमेस्टिक अभी तो खैर खत्म हो गई कायदेजम ट्रॉफी, और प्रेसिडेंट एक कप चल रहा है, प्रेसिडेंट कप चल रहा है। तो उसमें लिस्टें आ जाता है प्रेसिडेंट कप, उसमें कायदेजम ट्रॉफी आ जाएगी, उसमें नेशनल T20 आ जाएगा, उसमें फिर पीएसएल आ जाएगा, पीएसएल में हाईलाइट भी हो सकता है ये। और फिर उसके बाद पाकिस्तान के 8 टूर्स जो भी आगे पीछे हो रहे होंगे वहां पर ही जाएगा। ये एक पूरा सर्कल है जिससे इसको गुजारना जरूरी है। भाई किसी के भी दिमाग में अगर ऐसा आ रहा है ना कि उसको अभी फौरी टीम में डाल दिया जाए, तो ये बातें अपने दिमाग से निकाल दो। मैं एक्सपेक्ट भी ये करता हूँ और रिक्वेस्ट भी ये करता हूँ कि इसको फौरी टीम में भाई कोई जगह बनाने की कोशिश ना करे। अभी तो इमर्जिंग वालों की जगह नहीं बनेगी, उनको अभी खेलना जरूरी है। तो ये तो फिर अंडर 19 है, तो बच्चे को सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक, मैं ये कह रहा हूँ 1 या 2 डोमेस्टिक के साइकिल्स दे दो। ठीक है, उसके बाद ये जो पॉलिश होके निकलेगा ना, तो मैं ये बता रहा हूँ ये 3 फॉर्मेट प्लेयर बनेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान का। अल्लाह इसको सेहत दे, इसकी फिटनेस बरकरार रखे, इसका फोकस बरकरार रखे और इसको पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस के लिए तैयार करे। अल्लाह ताला इस पे अपना करम रखे। बस मैं ये दुआ करता हूँ। जेम मिल गया हमें पाकिस्तान के पास। ये बच्चे कहाँ से उठ के आ जाते हैं एकदम से, कोई एक्सपोजर नहीं है, नॉर्मल क्लब क्रिकेट खेलते हैं, छोटा मोटा टेस्ट प्लेयर्स के साथ कभी कभी कोई ग्राउंड्स पे क्लब क्रिकेट में मैचेस में खेलने को मिल जाते हैं, वहीं से उठ के आते हैं, कोई खास एक्सपोजर नहीं होता, छोटा मोटा टूर्स करते हैं पीसीबी के साथ और फिर आके इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स का हिस्सा बन जाते हैं और फिर ये परफॉर्मेंस निकाल देते हैं। इसके कंपैरिजन में दूसरी तरफ देखो कौन था, सूर्यवंशी, महात्रे, आयुष महात्रे, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जिन पे भाई करोड़ों रुपया लगता है आईपीएल के ऊपर। ठीक है, और फिर उस उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि भैया आप डिलीवर करो। जाहिर बात है जब पैसा लगेगा तो फिर डिलीवरी भी मांगी जाएगी। तो ऐसे प्लेयरों को हराना इज सम परफॉर्मेंस। तो समीर मिन्हास हीरो ऑफ द डे, डिस्कशन होती रहेगी, आज भी हो रही है, कल भी होगी और होती रहनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में एक जो पार है ना मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस का, 100 रन, 120 रन, 125 रन, 30 रन, वो बैरियर ही तोड़ दिया लड़के ने। 170 2 दफा मार दिया एक एक टूर्नामेंट के अंदर यार। प्लेयर ऑफ द मैच भी ले गया, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी ले गया। इट वॉज अ समीर मिन्हास शो। आज तो पूरा समीर मिन्हास ने मेला लूटा। जब ये बैटिंग करने आए हैं तो इन्होंने भी एक पहले ओवर में मेरा ख्याल है 20-25 रन मारे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, 20-25 रन मारे इन्होंने और ये तेज जा रहे थे। 2 ओवर में इनके 32 रन थे। तो उधर जो है वो हमने
जो है वो पहली विकेट ली। विकेट तो हमने ले ली पहली, लेकिन यहाँ पर ये भी बात समझना ज़रूरी है कि हमने फील्डिंग भाई बहुत ऑर्डिनरी की है। 2 से 3 कैचेस छोड़े हैं, 3 तो मैंने देखे, कम से कम छूटे हैं, इससे ज़्यादा भी हो छूटे हों तो मैं नहीं जानता। 3 कैचेस छोड़े हैं, मिस फील्ड की है, इतना सब कुछ करने के बाद भी इंडिया को 150 पे आउट कर दिया। मैं ये सोच रहा था कि यार थोड़ा-सा अगर डिसिप्लिन से कर लेते तो शायद अभी इनको तो शायद 130 पे पकड़ लेना था। आयुष म्हात्रे जो है वो आउट होता है। उसके बाद फिर अ, अगला जो है आपका ये एरन जॉर्ज आउट हुआ, ठीक है ना? एरन जॉर्ज और इसका वैभव वैभव सूर्यवंशी, ये जो 3 विकेटें गिरी हैं ना, इसके बाद पाकिस्तान के पास गेम जो है वो हाथ में आ गई थी। मुझे एक अच्छी चीज़ ये लगी, वैभव सूर्यवंशी भाई बड़े भरम में आके शॉट खेल रहा था और वो फुल फॉर्म में आ गया था कि जी मैं तो मारूंगा इन लोगों को आज पकड़ के। और वो अपनी ना फुल स्टाइल में कि जी मैं ये वाला शॉट मैं यूं खेलूंगा, ऑफ ऑफ पे यूं खेलूंगा, बल्ला उठा के लेग पे यूं मारूंगा पुल, वो पूरे फॉर्म में आया हुआ था। उसका एक कैच छूटता है और फिर उसके बाद उसको जो आउट किया है ना, वो उसका डिफेंस ब्रेक किया है, कैच एज निकाल के पीछे दिया है अली रजा ने। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी कि वो जितना एग्रेसिव होना चाह रहा था, उसको कोई मारने में नहीं पकड़ा, बल्कि उसको उसका डिफेंस ही ब्रेक किया है, उसको एज निकाला और पीछे कैच दे दिया। तो ये बड़ा अच्छा हुआ। और दूसरा, सारे के सारे प्लेयर्स जो है वो हीट अप हुए हुए थे, जारी बात है, गरम गेम होता है यार ये। पाकिस्तान इंडिया का गेम कभी हल्का गेम नहीं होता। अंडर 15 भी करा दोगे ना तो वहां पे भी मुंहमारी शुरू हो जाती है। तो ये तो चलता है पाकिस्तान इंडिया के गेम में, और ये खूबसूरती है, यही उस गेम की हीट है और यही उस गेम का सिनेमा है। जो सिनेमा मोमेंट्स होते हैं ना किसी गेम में, वो बड़े मुश्किल है। अभी पूरा एशेज देख लो, इस तरह के सिनेमा मोमेंट्स मुश्किल से 1-2 मिलेंगे। यहाँ 50 ओवर का एक गेम होता है, उसमें कोई 6 या 8 मोमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जिसमें आप देखते हो कन्फ्रंटेशन हो गई टीम्स में, और वो उसी से जो है वो हीट बढ़ती है गेम की। तो खैर बहरहाल ये बहुत जबरदस्त चीज हुई है। एक मुझे बॉलर्स में हमारे 3 बॉलर्स थे स्पेयर हेड, जो कि जिन्होंने मैच जिताया है, जिसमें अली रजा है, सुभान है, और तीसरा जो है श्याम है। इन तीनों में मुझे पर्सनली सुभान बहुत अच्छा लगा। उसकी वजह ये है कि अली रजा पूरे टूर्नामेंट में पिटा बहुत है यार। इसने आज अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन पिटा बहुत है भाई। सुभान कंसिस्टेंटली सारे मैचेस में अच्छी विकेटें लेता रहा है, और उसको मिडिल ओवर्स में बॉल मिलता था। तो मिडिल ओवर्स में आके वो विकेटें जब निकालता था, वही टाइम होता है, अगर सामने इनिंग लग जाए तो मैच निकल जाएगा। और अगर उसी वक्त आप विकेटें ले लो तो आप मैच को ग्रिप में ले लेते हो। तो इसने हमेशा इस पूरे टूर्नामेंट में मिडिल ओवर्स में आके डिलीवर किया है। ऐसा नहीं है कि कोई आज के मैच में डिलीवर किया उसने, हर मैच में डिलीवर किया है मिडिल ओवर्स में आके। और मेरा ख्याल है आउट शायद 2 ही किए हैं, सुभान ने 2 आउट किए हैं, सयाम ने भी 2 आउट किए हैं, अली रजा ने 4 आउट किए। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो तो सुभान की बॉलिंग इस मामले में बहुत अच्छी थी कि उसने इसकी इकोनॉमी 3.5 रन की रन रेट की है। बाकी सब ऊपर पिट रहे थे, इसने 3.5 के रन रेट से दिए है रन। और मेरे हिसाब से जो एक पिक ऑफ द बॉलर्स था ना, जिसने एक बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की है इस मैच के अंदर, अली रजा को इसलिए नहीं कह सकते कि भाई सिर्फ एक ही मैच के अंदर की है, पूरे टूर्नामेंट में नहीं की। मेरा पिक ऑफ द बॉलर सुभान होगा, क्योंकि उसने बहुत, जैसे कहते हैं ना, उस क्रिटिकल मोमेंट्स पे आके विकेटें लेता था या स्कोर रोकता था, जो कि शुरू के बॉलर नहीं कर पा रहे थे। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो गई है इस टीम का, कि जो जो क्रेडिट जाता है पहले तो हमारी टीम को ही जाता है, जारी बात है कि लड़के जमीर मिन्हास, कप्तान, इन सबको जाता है। लेकिन भाई इनके पीछे एक, जैसे कहते हैं ना, एक एक माइंड था जो काम कर रहा था। उस माइंड का काम नाम था सरफराज अहमद। ये बंदा ट्रॉफी जीतने का एक्सपर्ट है पाकिस्तान में, ठीक है? पाकिस्तान के मैचेस जब इंडिया से क्रंच पड़ते हैं तो देयर इज नोबडी बेटर टू ट्रस्ट एक्सेप्ट सरफराज। तो सरफराज भाई बैठे हुए थे डगआउट में,
और मैं इसके पहले के भी मैचेस में देख रहा था, रिलैक्स्ड था बहुत ना। और जैसे इसको पता था कि भाई हमने सही टीम खिलाई है, सही तरीके से जाने दो। मैचेस में हार जीत चलती रहती है, लेकिन उसको पता था मैंने सही टीम उतारी है। हमारे चेयरमैन साहब ने इसको फुल राइट्स दिए हुए थे, अपनी 16 बनाओ या 15 बनाओ, स्क्वाड खुद बनाओ, 11 खुद उतारो, बैटिंग ऑर्डर खुद सेट करो, हर चीज का कंट्रोल इसके हाथ में दिया हुआ था। और भाई ऑन लॉन्डे ने फिर डिलीवर कर दिया आपको। सरफराज, व्हाट अ हीरो फॉर पाकिस्तान यार। कसम खुदा है कि कभी कभी मैं पीछे जाके ये सोचता हूँ कि 2019 में जो कर दिया ना इसके बच्चे के साथ, इस बंदे के साथ, बहुत बड़ी ज्यादती की थी हमने। बाबर आजम को ओवरनाइट कप्तान बनाया और ओवरनाइट इसको हटा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग कप्तान, ठीक है, ओवरनाइट, एक नाइट में उसे बाहर किया। एक सीरीज श्रीलंका की हारा था बस वो होम में, और उसकी बेस पे हटा दिया भाई, कप्तान ही उड़ा दिया। और उसका जर्फ इतना बड़ा है कि वो मुंह से एक अल्फाज नहीं निकाला उसने, ना किसी प्लेयर के अगेंस्ट, जो कि सब इसके अगेंस्ट हो गए थे। और इनकी हरकतों से लग रहा था मैच में जो कर रहे थे इसके साथ ही, ना उसने किसी प्लेयर के अगेंस्ट कुछ बोला, ना उसने मैनेजमेंट में किसी के अगेंस्ट कुछ बोला, ना उसने किसी चेयरमैन के अगेंस्ट कुछ बोला। चुप करके कोने पे साइड पे बैठ गया और अल्लाह पे भरोसा करके साइड पे हो गया। अल्लाह अल्लाह के, अल्लाह ने उसे फिर अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे, और फिर उसने उठा के ट्रॉफी हाथ में रख दी चेयरमैन के, ये ले साहब, आपने जिस जो हमें काम दिया था हमने करके दे दिया। व्हाट अ प्लेयर एंड व्हाट अ कैरेक्टर। हिस्ट्री जब पाकिस्तान क्रिकेट की लिखी जाएगी ना, तो इस बंदे का नाम बहुत ऊपर आएगा इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। सिर्फ एक विकेट कीपर और एक बैट्समैन होने का कंट्रीब्यूशन नहीं, एक क्रिकेटिंग माइंड होने का कंट्रीब्यूशन, पाकिस्तान क्रिकेट से सिंसेरिटी का कंट्रीब्यूशन, सही लड़कों को पिक करने का कंट्रीब्यूशन, राइट मैन फॉर द राइट जॉब का कंट्रीब्यूशन, और मैच अवेयरनेस, मैच की क्लेवरनेस, और मैच को समझने का जो कंट्रीब्यूशन। कितनी दफा ये बताया गया है कि 30 ओवर हो जाते थे, ये मोहम्मद आमिर को इशारा कर देता था कि भाई रिवर्स रिवर्स स्विंग शुरू हो गया, आ जाओ। तो इसको पता होता था कि व्हेन टू प्लेइंग हिज बेस्ट बॉलर्स। और चैंपियंस ट्रॉफी के भी बहुत से मैचेस उठा के देखो, तो ये क्या करता था, ये कभी भी जो है ना मिडिल ओवर्स में कोई ऐसा टाइम खाली नहीं जाने देता था जहां पर आप बैट्समैन जो है ना अपनी इनिंग बिल्ड कर ले। शुरू के 4-5 ओवर निकाले आमिर के साथ, उसके बाद बीच में लाके 2 ओवर का स्पेल फिर लगा दिया आमिर का। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद एक आधा ओवर और बीच में से डाल दिया आमिर का, फिर एंड में 2 ओवर का स्पेल और डाल दिया। रिलैक्स नहीं होने देता था सामने वाली ऑपोजिशन को, और मिडिल ओवर्स में विकेट निकालता था। उस वक्त हसन अली का भी हाथ चल रहा था, तो हसन अली को भी यूटिलाइज बड़ा जबरदस्त करता था। तो इस बंदे की क्वालिटी ये थी कि ये एवरेज प्लेयर से बड़ा काम ले लेता था, ठीक है। अब मैं किसी को एवरेज नहीं कह रहा इस टीम के अंदर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि प्लेयर्स को उठाना और उनसे सही परफॉर्मेंसेस बाहर निकाल लेना ना, ये एक बड़े आदमी का काम होता है भाई, ठीक है ना। ये समीर मिन्हास शायद 80 रन भी कर सकता था, शायद 100 रन 100 रन भी कर सकता था। 177 रन निकालवाने पड़ते हैं, ठीक है ना। खोलना पड़ता है अगले का दिमाग कि भाई आप जा सकते हो, 250 भी कर सकते हो। इंडिया वाले ने भी जो 200 किए थे ना प्लेयर ने, आप भी कर सकते हो, मारो, खेलना, सोचो कि आप कर सकते हो, करोगे। तो ये बिलीव कराना लोगों को, का माइंड खोल देना कि देखो यार तुम यहाँ तक जा सकते हो, ये जो है ना, ये सरफराज का काम था। बाबर आजम इसके हाथ का बना हुआ है, सरफराज शदाब इसके हाथ का बना हुआ है, हसन अली इसके हाथ से बना था। इसके हाथ से मेरा मतलब ये है, इसने ट्रेन किया, इसके अंडर ही ट्रेन हुए हैं सारे के सारे। शाहीन शाह अफरीदी इनके नीचे बने हैं। आपका नसीम शाह, पता नहीं मुझे नसीम शाह इनके इसके आगे इनके इसके नीचे था या बाद में आया था, लेकिन बहरहाल नसीम शाह भी इनसे जूनियर है। तो कहने का मकसद है कि ये वो बंदा है जो हमारी टीम में, जिन्हें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ना कि इन्हें टीम में रख लो तो यूं हो जाएगा, तो बाबर बड़ा जरूरी, ये सारे के सारे भाई इसके हाथ के बने हुए प्लेयर्स हैं। तो बताने का मकसद है कि इसको बनाना आता है जो। और मैं इस बात का क्रेडिट दूंगा हमारे चेयरमैन साहब को कि मोहसिन नकवी ने बिल्कुल राइट मैन फॉर द राइट जॉब रख दी इस बार। अंडर 19 के जो
कप्तान कह लो या जो भी मेंटोर या सिलेक्टर जिस भी रोल में है वो, उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि वो अंडर 19 के प्लेयर्स रेडी करके पाकिस्तान के सिस्टम में पुश करे। यही काम है, वो उसने कर दिया। अब ऐसे कितने कोचेस आए होंगे जिन्होंने प्लेयर्स बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन वो मैच विनिंग प्लेयर्स नहीं बना सके पाकिस्तान के लिए। इसने मैच विनिंग प्लेयर निकाल दिए। इससे पहले मुझे याद है हमारे एक बड़े अच्छे कोच होते थे, पुराने साबिक प्लेयर भी थे, एजाज अहमद। उनके अंडर भी बाबर आजम खेला है, उनके अंडर जो है ये आपका जो है कासिम अकरम और ये सारे बड़े प्लेयर खेले, लेकिन ये सारे के सारे मैच विनर नहीं बन सके। शहबाज सरफराज के अंदर जो खेलता है वो मैच विनर बनता है। तो ये फर्क है। जो जो रोल था ना उसका सरफराज का, वो उसे दिया गया है। और इसके लिए यार वी आर सो थैंकफुल टू द चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। भाई आपने बहुत जबरदस्त बंदा सही पोजीशन पे लगा दिया है। ठीक है, आगे के लिए क्या रोल्स हो सकते हैं सरफराज के लिए? चीफ सेलेक्टर बहुत अच्छा रोल हो सकता है, क्योंकि मैं ये इतनी बात तो मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ, टीम गलत नहीं जाएगी खेलने। ये बात तो तय है। इसके बाद फिर ऊपर नीचे जो हो जाए, टीम गलत नहीं जाएगी। इतना तो मैं बता रहा हूँ। और टीम सही भेज देना ही इज 70% जॉब डन। तो अभी देखते हैं। लेकिन बहरहाल मुझे इसका ये रोल 1919 में भी इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि आप प्लेयर्स यहाँ से निकाल रहे हो, तो यार लगे रहने दो। अच्छा है, आपको शायद 2-3 साल में और प्लेयर्स मिल रहे हैं, इतने में सरफराज भी थोड़ा ग्रूम हो जाएगा, फिर आप आगे पुश कर दो अपनी मेन टीम के अंदर उसको, एज अ सिलेक्टर या कोच जो भी आप सोचते हो उसके लिए रोल, या एज अ मेंटोर भी इवन अगर आप समझते हो कि उसको होना चाहिए तो आप डालो। तो मेरा ख्याल है कि अभी देखते हैं कि उसको क्या रोल्स दिए जाते हैं, लेकिन भाई उसने डिलीवर कर दिया है। और कंग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम, कंग्रेचुलेशंस टू समीर मिनहास, कंग्रेचुलेशंस टू सरफराज। वेल डन, वेल डिजर्व्ड, जबरदस्त, शानदार, जानदार। और दूसरा अब एक और चीज़ है जिसको डिस्कस करके वो ख़त्म करते हैं वीडियो, वो है जी एशेस। एशेस में भाई जो है वो ख़त्म हो गई कहानी। 3-0 से जो है वो मामला सिमट गए हैं। और मैं अभी वो पैट कमिंस का वो देख रहा था, एक कमेंट जिसमें उसने ये अपने बताया कि मैं पूरी तरह नहीं रिकवर किया, लेकिन मुझे ये लगा कि ये थर्ड मैच बड़ा क्रिटिकल है फॉर मी टू बी प्रेजेंट, ताकि मैं सीरीज जितवा दूं। और फिर मैं सीरीज जितवाने के बाद अपनी जो बॉडी है उसको दोबारा रीअसेस कर लूंगा। सीरीज तो जीत जाएंगे ना, तो उसके बाद रीअसेस कर लूंगा और देख लूंगा कि जी चौथे टेस्ट मैच में खेलना है या नहीं खेलना है, पांचवें में खेलना है या नहीं खेलना है। तो भाई साहब सिर्फ थर्ड मैच जिताने आए थे, और थर्ड मैच जिताने के बाद अब वो कह रहा है कि मैं खुद भी डाउटफुल हूँ कि शायद मैं मेलबर्न ना खेलूं। तो शायद मेलबर्न में फिर स्टीव स्मिथ आ जाएगा एज अ कप कैप्टन। और फिर वो कह रहा है कि शायद मैं सिडनी में दोबारा कंसिडर करेंगे, अगर देखेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो खेलेंगे उधर। लेकिन आई डाउट कि मैं मेलबर्न टेस्ट मैच खेलूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेलबर्न टेस्ट मैच में नहीं होगा, सिडनी में आ जाएगा वापसी, रेस्ट लेके एक मैच और ले लेगा। लेकिन अब तो भाई इनके लिए जिसे कहते हैं ना एक पार्टी टाइम है, बस आओ खेलो, एंजॉय करो, अपने आप को एक्सप्रेस करो। जीत गए, नहीं जीते तो क्या है, ट्रॉफी एशेज तो फिर भी हमारी है। तो गेम तो खत्म हो चुकी है। तो मैं इंग्लैंड की टीम के लिए सिर्फ एक ही, क्योंकि मैंने अभी देखा बेन स्टोक्स भी बेचारा आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, बड़ा ही यार डिसहार्टेड, और मतलब वो कह रहा है इमोशनल हूँ और ये हूँ। और उससे एक सवाल किया, उससे पूछा कि जी ये जो जेमी स्मिथ ने जो है वो 2 चौके लगा दिए थे, फिर तीसरा मारने गया और कैच दे दिया, तो आपको क्या लगता है ये सही शॉट था, ये क्या था? देखो सच बात तो ये है, उसको ये कहना चाहिए था कि यार ये गलत शॉट खेला था, जब हो गए थे 2 चौके तो आपको व्हाई डू यू वांट टू, आपको एक ओवर में क्या 20 रन निकालने हैं, कोई T20 मैच चल रहा है। तो उसको चाहिए था कि एक्सेप्ट करता कि गलती हुई, लेकिन उसने ये बोला कि भाई वो उसका तो ये बेस्ट शॉट है, उसको सही खेलने गया था। तो मुझे ये यही बात समझ नहीं आती इन लोगों की कि भाई इस तरह अगर खेलोगे, कि आपने अगर एक प्लेयर है वर्ल्ड क्लास बॉलर सामने लगा हुआ है, वर्ल्ड्स बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आपके अगेंस्ट लगा हुआ है, इसकी सबसे ज्यादा विकेट्स हैं, आपने उसे 2 चौके रसीद दिए। अब 2 चौके के बाद आप उसको तीसरा भी मारने जाओगे तो यार वो क्या आम लेने आया है? वो छोड़ देगा आपको? तो उसने यही करना था आपके साथ जो उसने किया है।
ठीक है ना, उसने विकेट निकाल लिए और बस खत्म। जेमी स्मिथ के आउट होने के बाद और विल जैक्स के आउट होने के बाद कुछ नहीं बचा था गेम के अंदर। और दोनों की विकेट जो है वो मिचेल स्टार्क ने ही ली। उसको कैसे खेलना था, ये एक चीज है। अच्छा, मैं इन दोनों के ना माइंडसेट भी बताऊं। मैं थोड़ा सा दोनों को सुन रहा था बहुत ज्यादा, उन्हें भी सुनता हूँ मैं। बैट कमेंट्स की मैंने पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेन स्टोक्स की सुनी। फिर मैंने ब्रेंडन मैकलम का एक छोटा सा इंटरव्यू देखा। तो मुझे ना एक चीज नजर आती है, फर्क जो दोनों की सोच में फर्क है ना, वो मुझे नजर आता है। ऑस्ट्रेलिया ये कहता है कि जी आप हमारी डोमेस्टिक से खेल के आए, आप हमारे डोमेस्टिक में बहुत टाइम से परफॉर्म कर रहे हो, ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, हमने आपको पिक किया है। ठीक है, अब हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं टू डू व्हाट यू डू इन योर डोमेस्टिक। जस्ट डू दैट, डोंट चेंज योर गेम, जस्ट डू व्हाट यू डू इन डोमेस्टिक। ठीक है, एंड ट्राई टू गिव योर बेस्ट शॉट विद योर स्ट्रेंथ्स। जो आपको आता है वही करो। ठीक है, टीम का प्रेशर लेके, मेरा प्रेशर लेके, स्ट्रेटजी ये है, गेम ये है, प्लानिंग ये है, ये आपका हिस्से का काम नहीं है। ये बाकी प्लेयर देखेंगे सीनियर। यू जस्ट डू व्हाट यू डू इन योर डोमेस्टिक। ये मैसेज देते हैं वो अपने यंगस्टर्स को जब वो टीम के अंदर डालते हैं। बैस बॉल का क्या प्रॉब्लम है, इंग्लैंड का क्या प्रॉब्लम है? इंग्लैंड बोलता है यू प्ले एज वी टेल यू हाउ टू प्ले। वी प्ले बेसबॉल, सो यू प्ले लाइक इट। दिस इज द डिफरेंस। हम ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि भाई जो आप बेस्ट करते हो वो करो, जो आप सीख के आए हो पीछे से, जिस बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया है वो करो। और इंग्लैंड में ये कहा जाता है कि भाई ये हमारा प्लेइंग स्टाइल है, ट्राई टू प्ले लाइक दिस। ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ा इंग्लैंड का। दे ट्राई टू पुट अ सर्टेन गेम प्लान ऑन देयर प्लेयर्स कि भाई हम तो यूं खेलते हैं। वेयर एज ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया ये नहीं कह रहा कि जी यू प्ले लाइक दिस, यू प्ले लाइक दिस, दिस इज यू प्ले लाइक, ये हमारे गेम प्लान से यूं खेलो। वो ये नहीं कह रहा है। वो ये कह रहे हैं जस्ट डू व्हाट यू डू इन योर डोमेस्टिक। जस्ट डू, वो करो जो आता है। दिस इज द डिफरेंस। और इस वजह से उनका जो प्लेयर आता है वो आके सेट हो रहा है। ठीक है, कंडीशंस का भी एडवांटेज है जो भी है, लेकिन वो आगे सेट हो रहा है। इनका जो प्लेयर है वो आगे सेट इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसे पीछे से ये बताया जा रहा है कि भाई तूने तो यूं खेलना है। ठीक है, जो रूट क्या बेसबॉल से पहले ऐसा ही खेलता था? मुझे नहीं पता। शायद वो ऐसा नहीं खेलता, शायद वो आराम से खेलता। तो कहने का मतलब है कि ये इम्पोज करते हैं अपना गेम प्लेयर्स के ऊपर। और ऑस्ट्रेलिया ये कहता है कि भाई वही करो जो सीख के आए हो, उसको चेंज नहीं करना आपने। दिस इज द डिफरेंस। और इस वजह से टीम्स की परफॉर्मेंस में फर्क आ रहा है। जो जो नए इंडिविजुअल्स ये पिक कर रहे हैं और जो नए इंडिविजुअल ऑस्ट्रेलिया पिक कर रहा है, देयर इज अ मैसिव डिफरेंस दोनों की परफॉर्मेंस में। आपके तो एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं खेल पा रहे यार, उनके जो नए आ रहे हैं वो भी डिलीवर कर रहे हैं। तो ये चीज है। और मुझे अगर कोई ये पूछे ना कि इंग्लैंड की टीम में क्या फिक्स है, अभी मैं सुन रहा था ब्रेंडन मैकलम को। तो ब्रेंडन मैकलम क्या बोल रहा है कि जी यू नो वी विल सिट अगेन एंड वी विल सी वेयर वी लैक्ड, और कहाँ पर हम वीक थे, वेयर वी व्हाट वी कुड फिक्स, व्हाट हाउ वी कैन इंप्रूव आवर परफॉर्मेंस। अबे क्या ये डिस्कशन तूने पहले टेस्ट मैच की बात नहीं की थी? की होगी, नहीं निकला ना रिजल्ट। फिर तो दूसरा टेस्ट मैच हारा, फिर तू बैठा होगा, तूने ये डिस्कशन की होगी कि भी व्हाट वी लैक्ड, हाउ वी कैन इम्प्रूव, तूने दूसरी दफा भी की होगी। अब 3 टेस्ट मैच हार के, सीरीज हारने के बाद तू फिर यही मंजन बेच रहा है लोगों को कि वी विल सिट बैक, वी विल असेस, वी विल सी वेयर वी वेंट रॉन्ग। अबे भाई तू पागल वागल है क्या? सीरीज लग गई है, अब क्या बैठ के असेस करना है तूने? ठीक है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ इसके इन जुमलों से कि ये सिट बैक और असेस, सिट बैक और असेस, रीअसेस, असेस और रीअसेस, ये इससे इंग्लैंड को मैचेस नहीं दे पा रहा। तो आज ये बैठेगा और असेस करेगा तो कहां से जिता देगा? जब अभी तक असेस करके नहीं असेस कर सका कि भाई क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो आज बैठ के तू क्या असेस करेगा? तो मुझे ब्रेंडन मैकलम बिल्कुल ही फारिग लगा है। मुझे इसकी सोच नहीं समझ में आ रही। और ये जो बातें कर रहा है कि वी विल सिट, वी
हमने शायद ज़्यादा मेहनत कर ली, हमने शायद थोड़ी मेहनत कर ली। वी विल सी वेयर वी वेंट रॉन्ग, वेयर वी कैन हाउ इन व्हाट एरियाज़ वी कैन इम्प्रूव दिस। अबे यू हैड 3 टेस्ट मैचेस, 3 फ्रीक्वेंट टेस्ट मैचेस टू डिसाइड वेयर यू वर राइट एंड वेयर यू कुड इम्प्रूव। ठीक है ना? 3 मैचेस में अगर तू फिगर आउट नहीं कर सका तो आज तू ऐसा क्या डिस्कस करेगा भाई जिससे तेरी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी? तो इन शॉर्ट तेरे डिस्कशंस बिल्कुल फालतू हैं, क्योंकि अगर फायदे के होते तो अब तक रिजल्ट आ चुका होता। इंग्लैंड को अगर अपनी इज्जत बचानी है ना, तो ये सीरीज खत्म करो। 4-1, 4-0, 5-0 जो भी होता है, ठीक है। उसके बाद इस बंदे से जान छुड़ाओ भाई, बिकॉज ही हैज नो प्लान्स फॉर इंग्लैंड। अगर इसके प्लान्स होते तो एशेज को मारो गोली। मैं कहता हूँ ये पहले इंडिया की सीरीज बचाता अपने होम पे। जब ये वो नहीं बचा सका, तो ये एशेज में बैठ के ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो असेस और रीअसेस करेगा। इससे अपने मुल्क में असेस रीअसेस नहीं हो सका। इंडिया की नई टीम थी, वो असेस नहीं हो सकी इससे। तो मेरे हिसाब से द वे फॉरवर्ड फॉर इंग्लैंड इज टू गेट रिड ऑफ ब्रेंडन मैकलम इफ दे वांट टू सर्वाइव इन टेस्ट्स। क्योंकि इनके जो पिछले 2 टेस्ट, बड़ी टेस्ट सीरीज के, या मैं अगर 3 बोलूं क्योंकि पाकिस्तान वाली भी डाल लो, तो अगर 3 बड़ी टेस्ट सीरीज के अगर मैं इनके आउटकम्स निकालूं, तो दे हैव बीन पथेटिक एंड ब्रेंडन मैकलम हैड नो आंसर्स। जहां हमने यहाँ पाकिस्तान में पिच हल्की सी टक की, थोड़ी सी चेंज मारी, खत्म हो गया बेसबॉल, फिनिश। देयर वर नो आंसर्स। आफ्टर दैट इनके पास कोई प्लान नहीं था। इंडिया ने जैसे ही 2 मैच में इनको प्रेस किया अपनी बॉलिंग से, दे हैड नो आंसर्स। एशेज में ये आए बड़े कोई बदमाश बन के, पहले मैच से जो दबाया है ऑस्ट्रेलिया ने, उसके बाद से ये 3 मैच तक दबते ही चले गए। दे हैड एब्सोल्युटली नो आंसर्स। और आज बैठ के ये आदमी ये चूरन बेच रहा है कि वी विल सिट बैक, वी विल असेस, वी विल सी वेयर वी कैन इम्प्रूव। अबे तुझे इतना टाइम मिला था, अभी तो तू नहीं कर सका, तो आज क्या स्पेशल करेगा तू? तो ये सिर्फ ढकोसलें। ये बंदा फारिग हो जाना चाहिए अगर तो इंग्लैंड ने अपनी टेस्ट टीम बचानी है। बेन स्टोक्स शुड बी गिवन अ बेटर पार्टनर एज अ कोच, मैं ये समझता हूँ। He could do much better with a new coach who is more equipped to be a test coach. ये टेस्ट कोच नहीं भाई, इसको दे दो ओडीआई T20 वहां खिलवाओ, टेस्ट से हटा लो उसको। ये मेरा मशवरा है। खैर मेरी वीडियो आज की यहीं तक है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।